हेलो छात्राओं, आज हम लोग डीएलएड बीटीसी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ का पेपर को हल करेंगे, जो कि 2023 में आया हुआ था। तो 2023 में आया था क्या, यह जो हम लोग हल कर रहे हैं वह है बीटीसी, इसको डीएलएड भी बोला जाता है। बीटीसी 2023 का मैथ है, ठीक है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक, अब ये जो प्रश्न में दिया है इसको हम लोग हल करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और इनको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है? पहला प्रश्न दिया है कि 3/4, क्या बोला है? 3/4 के व्योज्य प्रतिलोम। व्योज्य प्रतिलोम क्या होता है? का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब दो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। पहला क्या दिख रहा है? पहला दिख रहा है योज्य प्रतिलोम। अच्छा बताइए, योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं? मतलब कि जब किसी संख्या को ऐसा जोड़ा जाए कि उनका योग क्या हो, शून्य आ जाए, उसे हम कहते हैं व्योज्य प्रतिलोम। क्या कहते हैं? व्योज्य प्रतिलोम। हम लिख देंगे क्या कि किसी संख्या में एक ऐसी संख्या का योग किया जाए कि योग क्या हो, शून्य हो। ठीक, योग शून्य हो। ठीक, हमको एक ऐसी संख्या से जो है योग करना पड़ेगा कि योग क्या हो, शून्य हो जाए, तब हम वो कहेंगे कि क्या है, यह योज्य प्रतिलोम है। ठीक, आगे कह रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं भाई? गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? तो गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसका गुणा करने पर, वह संख्या जिससे गुणा करने पर गुणनफल जो है 1 आए, उसको हम क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? कि किसी संख्या में, यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, में एक ऐसी संख्या का गुणा किया जाए। क्या किया जाए? गुणा किया जाए कि गुणनफल क्या आए? 1 आए। हमको एक ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि वह गुणनफल क्या होगा? 1 आना चाहिए। एक चीज़ याद रहे, एक बात इसको मैं समझा दूं, तो जिस संख्या में, मान लीजिए कि वह संख्या, इसको मैं समझा रहा हूं कि वह संख्या 4 है, तो 4 में क्या जोड़ा जाएगा कि उसका योग क्या हो, शून्य आ जाए। तो हम इसमें अगर -3 को क्या कर दिया जाए, इसमें 4 में -3 को -4 को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? शून्य आ जाएगा भाई। और इसी में मान लीजिए कि 4 में कह रहा है कि इसका गुणनफल क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 4 में क्या गुणा करेंगे कि 1 आएगा? तो हम इसी 4 में 1/4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में? हम इस संख्या के ऊपर अंश 1 दे देंगे तो भी वही चीज़ आ जाएगी। समझ में कि नहीं?
तो चलिए एक सवाल हमने डिफिनेशन को समझा, उसके उदाहरण समझे, अब इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात क्या बोला है कि क्या 3/4 है, क्या है 3/4 है, जो कि प्रश्न में दिया है। क्या दिया है कि 3/4 के वियोज्य प्रतिलोम, तो वियोज्य प्रतिलोम बनाइए पहला, तो वह क्या है, इसी संख्या को क्या कर देंगे माइनस में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा वियोज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका क्या किया हमने, वियोज्य प्रतिलोम कर दिए, क्या कर दिए वियोज्य प्रतिलोम, वियोज्य प्रतिलोम कर दिए, तो क्या आया -3/4 आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। फिर कह रहा है कि जो वियोज्य प्रतिलोम किए हैं, प्रतिलोम का, जो वियोज्य प्रतिलोम का क्या करिए गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब इसी का क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम कर देना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम करने के लिए उसी संख्या के का एक अंश दे देते हैं, उसी संख्या में एक अंश दे देते हैं। समझ में, मान लीजिए कि ये संख्या है, मान लीजिए कि ये 4 है, ये 4 है, तो अगर हमको इसका निकालना रहेगा क्या गुणात्मक प्रतिलोम, तो हम इसके अंश में क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, तो वही क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम इसी संख्या में क्या कर देते हैं, एक अंश दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1/-3 क्या हो गया 4। समझ में, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि 1 है। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो मतलब अंश हर हो गया, हर क्या हो गया अंश हो गया, मतलब 4/3, और ये माइनस ज्यों का त्यों पड़ गया, क्योंकि माइनस और कहीं नहीं था। मतलब कि हमने ज्ञात कर लिया क्या कि उस संख्या का 3/4 का वियोज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 4/3 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 4/3 नहीं है, यहाँ पर 4/3 वो भी माइनस में, हाँ यही संख्या है, बाकी सब गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब बारी है अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी संख्या के, कोई ऐसी संख्या है, उस संख्या का क्या करना है कि उसी किसी संख्या के 60%, कितना प्रतिशत 60% में क्या कर दिया जाएगा 30 को जोड़ दिया जाए। जोड़ दिए जाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। हमको वह संख्या बतानी है कि किस संख्या में हमने 32 उसके 60% में 32 को जोड़ दिया है, तो वही संख्या प्राप्त हो गई है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, मानना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना कि वह संख्या यक्स है, यक्स है, हमने उसी संख्या को क्या कर दिया है यक्स मान लिया है। तो अब प्रश्न के अनुसार हमने काम करना है कि प्रश्न अनुसार जैसे प्रश्न बोला है वैसे करना है। कह रहा कि किसी संख्या मतलब उस संख्या का जो यक्स है, यक्स का 60%, तो हम यक्स का 60% निकाल लेते हैं। क्या कैसे निकालेंगे, यक्स गुणे 60/100 में, इसी में क्या करना है 32 को क्या कर देना जोड़ देने पर। अब इसी में क्या जोड़ दिया हमने 32 जोड़ दिया। जोड़ देने पर क्या है, जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त हुई है, ठीक है, वह वही संख्या है। मतलब कि जो संख्या प्राप्त होगी यहाँ पर वह यही है, मतलब कि यक्स ही प्राप्त होगा। समझ में? तो चलिए अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे, पहला 0 से 0 कट गया, ऊपर क्या बचा 6x धन 32, ठीक, 32 और ये 10 है, ठीक, और यहाँ पर x है। क्लियर? अब इसका लॉसा ले लेंगे तो क्या होगा 6x, इसको डायरेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक। अब इसका लॉसा लेंगे तो क्या आएगा 10, 10 से 10 कब बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो 10 से कम 10, तो 1 छक्का 6, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब ये बताइए 10 1 के पहाड़ा में 10 बार में आएंगे, तो 10 बार आ गया, तो 10 गुणा 32 में करेंगे तो आ गया 320। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह है यक्स है, ठीक है। अब यक्स का गुणा 10 में करेंगे तो क्या होगा 10x हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 6, यहाँ पर बराबर का चिन्ह मैं नहीं लगाया हूँ, ठीक है,
6x प्लस 32 और यहाँ पर क्या हो गया है बराबर 10x हो गया है। ठीक, इसको हम यही जो रहने देते हैं और इस 6 को, क्योंकि यह छोटा है 10 से, तो इसी को हम क्या करते हैं इधर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हो गया 10x और ये जब बराबर के इधर गया है तो क्या हो गया है माइनस हो गया है, तो माइनस 6x बराबर क्या आया है 320 आया है। क्या आया है 320 आया है। तो 10 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 10 में से 6 जाने के बाद क्या बचेगा 4x 32 बचेगा। ठीक, अब एक बात बताइए 4x 32 है, 4x बराबर 32 0 है, तो अब इसको भाग करेंगे, मैं 320 में 4 से भाग करेंगे। इसको जब ये सटा हुआ है तो मतलब गुणा का चिन्ह है, तो यक्स का मान हमको पता करना है, तो यक्स को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर यक्स बराबर 32 और यहाँ पर गुणा का चिन्ह था, तो यहाँ पर आके क्या हो गया भाग हो गया। तो 4 बड़े 32, तो यहाँ पर यक्स बराबर 8 आया और ये 0 ऐसे उतर गया। समझ में, मतलब कि वह संख्या 80 है जिसके 60% में अगर हमने 32 जोड़ देंगे तो वह 80 ही प्राप्त होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या आया 32 के जोड़ने के बाद क्या आया है 80 आया है। इसका मतलब कि यह पहला सही है, बाकी 60 नहीं हो सकता, 50 नहीं हो सकता, 480 भी नहीं हो सकता। समझ में कि नहीं है? तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से दिया है और इसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कोई संख्या है 3, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि 455 में पहले 5 का, जो ये पहला नंबर पे 5 आ रहा है, तथा दूसरे 5 का, ये दूसरा नंबर पे 5 आ रहा है, कि क्या करिए स्थानीय मान ज्ञात करिए। मतलब कि जो प्रश्न दिया है, क्या दिया है प्रश्न में कि 455 का में जो है 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। क्या करना है 5 का स्थानीय मान क्या करना है ज्ञात करना है। अभी के लिए इतना दूर के लिए क्या करिए स्थानीय मान ज्ञात करिए। फिर तो अब पहली बात कि इनमें से दोनों 5 का हम क्या करते हैं, पहले 5 का और दूसरे 5 का आप पहले काम कर लेते हैं कि स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यह वाला जो 5 है, ठीक है, यहाँ पर इसका स्थानीय मान आया क्या 5 और इसका स्थानीय मान क्या आया 0, 50 आया। समझ में कि नहीं आया? इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात है। जब भी हम बढ़ते जाएंगे, अगर यहाँ पर एक 5 रहता तो क्या और बढ़ गया होता 0, बस जितना आगे बढ़ते जाएंगे 0 बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्थानीय मान ज्ञात करिए। भैया हमने स्थानीय मान क्या कर लिया है ज्ञात कर लिया है। कह रहा है कि जो स्थानीय मान ज्ञात हुआ है के अंतर एवं योग का क्या करिए गुणनफल कीजिए। तो इस संख्या का, ये जो पहली संख्या है ये, अब इनका पहले क्या करिए अंतर कर लीजिए। क्या है अंतर, तो अंतर मतलब घटाना। 50 में से 5 घटा दिए, कितना आया 45 आ गया। पहला हमने कंडीशन पूरा कर लिया। दूसरा कंडीशन कर रहा है कि इसका योग करिए। तो योग करने के लिए मतलब कि 50 में 5 को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो क्या आ गया 55 आ गया। जो हमको बोला था कि क्या करिए इनका अंतर करिए, हमने अंतर कर दिया। जोड़ करिए, इसको जोड़ दिया। अब बारी है कि जो प्राप्त है, ये दोनों जो प्राप्त हुए हैं इनका क्या करिए गुणनफल क्या करिए ज्ञात करिए। गुणनफल का मतलब है गुणा कीजिए। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। यह है योग और यहाँ पर लिखेंगे गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या है, हम यहाँ पर जो संख्या दी है उसी को लिख लेते हैं। क्या है पहली संख्या प्राप्त हुई है कितनी 45, दूसरी 55, गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर मैं गुणा कर दे रहा हूँ। ठीक है, 5 25, 5 को 20 दूँ, फिर 5 25 20 दूँ, फिर इसको जोड़ देंगे 5 7 7 2। हमने क्या प्राप्त किया गुणा करने पर, इन दोनों का जब गुणा किए हैं तो क्या आया है 5 25 को 5 हासिल 2 का, फिर 5 को 20
20 में 2 जोड़ दिए हैं तो क्या हो गया 22। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी होगी, तो यही सब इसको जोड़ देंगे तो 7 7 और ये 4 है जी, 7 है और ये 4, ठीक। मतलब 24 75 आया। समझ में आ कि नहीं आया? तो अब यहाँ पर जब गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ है 24 75, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? यही हमारा आंसर है। समझ में आया कि नहीं है? गुणा करने पर हमने क्या प्राप्त कर लिया 24 75। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 24 75 इसमें दिया है कि नहीं दिया है। तो 24 75 ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो ये 25 75 है, तो ये हो ही नहीं सकता। यह क्या है 2000, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 75 दिया है, तो 24 75 ही हमको पता करना था और हमारा आंसर भी 24 75 आया है, इसलिए तीसरा विकल्प सही हो गया और ये 55 55 ये क्या है गलत है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है इसको हल करते हैं। देखिए किसी भी प्रश्न को हल करने में आपको समस्या होती है तुरंत आप हमसे पूछ सकते हैं। फुल डिटेल में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इनके प्रश्नों को हल किया जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि संख्या शून्य का क्या करिए रोमन अंक होगा। मतलब कि हमको क्या बताना है कि जो जीरो है जीरो का रोमन अंक बताना है। तो अंक रोमन अंक कैसे बता सकते हैं? रोमन अंक जो है 1 से ही शुरुआत हुआ है, जीरो उसका होता ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि रोमन जो है जीरो का रोमन अंक का संकेत बना ही नहीं है। तो अब हम लिखेंगे कहाँ से? इसका मतलब यह ओ हो ही नहीं सकता, जेड हो ही नहीं सकता, यस हो ही नहीं सकता। इनमें से क्या है? कोई नहीं है। चौथा विकल्प मार दीजिए। समझ में आया? क्योंकि रोमन अंक में जो है जीरो की खोज नहीं हुई थी, वह पहले ही से 1 से ही स्टार्ट हुआ था। तो 1 से स्टार्ट होने के कारण जो है जीरो की खोज नहीं हुई थी, तो इसलिए मतलब जीरो का कोई संकेत नहीं बना गया। तो अब क्या होगा? यही होगा ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 25 धन 3/100 धन 4/1000 का मान होगा। हमको क्या करना है? यहाँ पर जोड़ घटाना करना है। तो जोड़ घटाना कर दीजिए। क्या है? 25 धन 3/100 धन 4/1000 का इसको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। इसका मान ज्ञात करिए। इसका मान क्या होगा? तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम कर लेते हैं कि चाहे तो इसको बट्टे में लिया के इसका लौसा लेके हल करो, या तो इसी को भाग कर दो, भाग करके फिर हल कर लेंगे। तो भाग करके हल करने में थोड़ा आसानी होगी। अब देखिए कैसे, ये 25 को 25 रहने दीजिए यहीं पे, ठीक। अब देखिए यह क्या है? 1 2 जीरो है ना। तो अब 2 जीरो का मतलब यह है कि अगर 100 में 30 से भाग दे, 30 में 30 इस ठीक है, ये 25 है तो 25 को ऐसे ही उतार देते हैं। अब हम चाहे तो हम लोग इसका जो है लसा लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भाग कर देंगे तो अच्छा है। हम ये जानते हैं कि अगर हम 3 में 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ समझाने के लिए कि 100 से भाग हमने क्या किया है? 3 में किया है। तो पहली बार जा नहीं रहा है, तो 8 दशमलव आ गया, यहाँ पर 8 जीरो आ गया, फिर दशमलव दिए, फिर 8 जीरो आ गया। अब यहाँ पर 300 हो गया, ठीक। 300 हो गया मतलब ये 3। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हमने क्या किया? मतलब कि जट जीरो रहेगा तो जाके पीछवा लगा देंगे, 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.03, मतलब 2 0 दशमलव के 2 अंक पे लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? 1 2 3, तो मतलब अब हमको क्या करना पड़ेगा? 0 0 0, फिर उसके बाद ये 3 अंक पे है तो अब यहाँ पर 4 लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको जोड़ देते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं है, 25 सीधे है, दशमलव में नहीं है। तो 25 सीधे है तो मतलब यहाँ पर दशमलव करके ये 3 जीरो दे सकते हैं, और यहाँ पर 1 और जीरो दे सकते हैं। हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इनके संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर दशमलव के 3 अंक तक लेके जा रहे हैं, और ये तो वैसे ही है। इसी के लिए तो हम लोग इतना बवाल कर रहे हैं। इतना इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जब इस प्रकार से लिख दिए तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो 4 में 0 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, इस 4 आएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या आया? 4 आ गया, 4 आ गया।
अब यहाँ पर 0 है, 0 में 3 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 3 आ गया। फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर आ गया 0 और सबका दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक, फिर क्या है आगे यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर शून्य है, मतलब कि 25 में 2 शून्य जोड़ देंगे तो क्या होगा, 25 ही होगा। तो यह हमको क्या हो गया है, उसका मान प्राप्त हो गया है 25.034 होगा। तो 25 यह नहीं होगा, 34 तो होगा नहीं, 25.304 ये भी नहीं होगा, 25.034 होगा, हाँ यही होगा और ये गलत हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आए आप तुरंत पूछिए और हम आपको तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब तक हमने क्या किया है, बहुविकल्पी प्रश्न को हल कर लिया है। अब बारी है अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करने के लिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करते हैं जो कि 2023 का है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का है, जो क्या है, मैथ। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं और हल करके इनको समझेंगे कि यह किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और इनके प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है। चलिए पहला प्रश्न दिया है कि 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से, क्या है, लंबी रस्सी में से क्या करना है, 5 सही 1/2 मीटर काटा गया। अब जो एक बात समझिए कि एक क्या है, एक मान लिया कि मैं एक रस्सी है, ठीक है, क्या है, एक रस्सी है, इस रस्सी की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 20 सही 2/3 है। ठीक, फिर कह रहा है कि उस रस्सी में से काट दिया गया है भाई, तो अब यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर दिया है, काट दिया है। काटा कितना, 5 सही 1/8 को क्या कर दिया, काट दिया। जब काटा तो हमने जो बचेगा यहाँ पर वही तो शेष रस्सी की लंबाई होगी, जो बच गया वही तो शेष रस्सी की लंबाई होगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहला कार्य करते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। समझ में कि नहीं आया? वीडियो चल रहा है कि नहीं? हाँ चला था, चला कोनो बात ना। अब देखिए, ठीक है, अब क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिया है कि रस्सी की लंबाई कितनी है, लिखेंगे यहाँ पर कुल रस्सी की लंबाई, कुल रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 सही 2/3 है। क्या है, 20 सही 2/3 है। यह मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है, इसको हम साधारण भिन्न में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, 3 का 20 बार पढ़ा करें, 20 × 60 और 60 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 62 क्या हो जाएगा, 3 होगा, 62/3 हो गया। ठीक है, यह क्या है, कुल रस्सी की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बता दी। अब बारी है, कह रहा है कि उसी रस्सी में से इतना काट दिया गया है, कितना, यहाँ पर लिखेंगे काटे गए रस्सी की लंबाई, काटे गए रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 सही 1/8 है। तो अब इसका पढ़ा पढ़ेंगे कि 8 × 5 = 40 और 40 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 41। तो यहाँ पर लिख देंगे 41 क्या हो गया, 8। समझ में आया कि नहीं आया? अब हमने क्या कर लिया कि हमने रस्सी की पूरी हाइट लंबाई पता चल गई और काटने वाले कितना रस्सी काटना है ये भी हमको पता चल गया। अब बारी है कि हमें शेष रस्सी की लंबाई पता करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि शेष रस्सी की लंबाई बराबर क्या होगा, शेष रस्सी की लंबाई बराबर होगा कुल रस्सी की लंबाई माइनस काटे गए रस्सी की लंबाई। अगर हमको शेष रस्सी की लंबाई पता करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुल रस्सी के लंबाई में से
काटे गए रस्सी की लंबाई को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमारा कि कुल रस्सी की लंबाई कितनी है 62/3 माइनस, क्योंकि माइनस है घटाएं, काटे गए तो काटे गए 41/8। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस प्रकार से हो गया। चलिए यह घटाना है तो इसको घटाने की तरह घट करते हैं। अब इसका क्या करते हैं, लसा ले लेते हैं। तो जब लसा लेंगे तो 3 और 8 का लसा क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा 24 बार ऐसा पढ़ेंगे कि 24 आ जाए। तो 8 तरीके 24, तो यह कितनी बार में कट गया, 8 बार में कटा। और ऊपर क्या है 62 है तो 62 लिख देंगे, कोष्टक बंद, यहाँ पर प्लस का चिन्ह। ठीक, आगे क्या है 8 तरीके 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, फिर ऊपर क्या है गुणे 41 है तो 41। ठीक, कोष्टक बंद। अब हमको क्या करना है आगे 8 दूना के क्या होता है 16, 8 दूना के 16, फिर 6 है 48 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। ठीक है, एक जोड़ देंगे तो क्या होगा 196, अरे 496। फिर यहाँ पर क्या है माइनस है तो माइनस, फिर 3 एक कम 3 चौक को 12, बट्टे में क्या हो गया 24। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे, अब इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या पाएंगे कि 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3, फिर बट्टे क्या हो गया 24 हो गया। यह क्या हो गया हमको प्राप्त हुआ, इतनी रस्सी बची है। चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या तो मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। तो मिश्र भिन्न में लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 24/300, यह कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। पहले 24 माने छोटे संख्या तो काट लीजिए, घटा लीजिए, तो क्या था बचा 3 1 2। अब इसके बाद जाएगा 5 बार में, तो 5 बार में जाएगा कितनी बार में, तो 8 20, फिर 5 दूना के 10 और 10 2 12, 3 और 1 13। अब क्या बचा है जो 13 है वह क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम इस प्रकार से कि 15 सही 13/24 लिख सकते हैं। समझ में आया? यह क्या है शेष रस्सी की लंबाई है। समझ में आया कि नहीं है? यह क्या है शेष रस्सी की लंबाई है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार से आया है। समझ में आया? आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप तुरंत पूछिएगा। चलिए ठीक है, आप लोग चलते हैं हम लोग कि अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न क्या दिया है कि किसी गांव में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या इतनी है, तो ज्ञात कीजिए कि महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या कितनी है अधिक है, कितनी अधिक है यह पता करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि कुल महिलाओं की संख्या, गांव में कुल महिलाओं की संख्या कितनी है और कुल पुरुषों की संख्या कितनी है, उसमें से घटा देंगे, जो आएगा वही बचेगा, उतना ही अधिक ना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है 6xy + 5y² - 8z है। यह क्या है पुरुषों की संख्या है। अब यहाँ पर लिखेंगे महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी है 2x + xy - 2y है। यह पुरुषों की संख्या, यह महिलाओं की संख्या, और पूछा है कि पुरुष की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो अब यहाँ पर जो है लिखेंगे कि सूत्र क्या करेंगे घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुरुषों की महिलाओं से अधिक
संख्या, संख्या कितनी होगी? कुल पुरुष की संख्या, संख्या माइनस कुल महिला की संख्या। यही ना होगा? हमको यही पता करना है और हम इस प्रकार से क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे कि कुल महिलाओं की संख्या कितनी है, कुल पुरुषों की संख्या कितनी है, उसमें से घटा देंगे तो जितना बचेगा वही क्या होगा, पुरुषों की संख्या होगी, अधिक संख्या होगी। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे कुल पुरुषों की संख्या कितनी है, लिखेंगे कि 6xy 5y स्क्वायर माइनस 8z, फिर माइनस क्या करना है, घटाना है, तो कुल महिलाओं की संख्या, तो कुल महिलाओं की संख्या 2x प्लस xy माइनस y की है। ठीक, अब देखिए यह पहले है माइनस का चिन्ह, तो एक कोष्टक जब टूटेगा तो इसका इसमें गुणा होगा माइनस का। चलिए यहाँ तक पहले तो उतार लेते हैं। ठीक है, जब उतारेंगे यहाँ तक उतार लिए, फिर अब इस माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा, -2x। अब इस माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो क्या होगा, -xy। फिर इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो क्या होगा, +2y होगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए जो एक साथ मिलते हैं उनको एक जगह कर लेते हैं। तो देखो इनमें यह मिला इससे और कोई संख्या नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि 6y माइनस 6xy माइनस xy। फिर उसके बाद इन सभी जो बचे हुए उनको लिख लेते हैं कि 5y स्क्वायर माइनस 8z माइनस 2 माइनस 2x प्लस 2y। ठीक, अब इसको घटा देंगे। जब यह इससे घटेगा तो कितना बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5xy प्लस 5 इस y स्क्वायर माइनस 8z माइनस 2x प्लस 2y। ठीक, यह हमको क्या प्राप्त हो गया, उन महिलाओं से पुरुषों की इतनी संख्या क्या है, अधिक है, यही पता करना था और हमने क्या कर लिया, पता कर लिया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से आया है इसको हल करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि दशमलव संख्या दी गई है। ठीक, ये क्या है, दशमलव संख्या दी गई है, इतना 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 सभी दशमलव संख्या को क्या करिए, जोड़ दीजिए। इनको क्या करना है, जोड़ देना है। सिंपल सा बात है, दशमलव का कभी भी आपको जोड़ मिले तन को टेंशन नहीं लेना है। सभी दशमलव को एक सीधे में लिख के और जो भी अंक है उसके अगल बगल लिख दें। ठीक है, जैसे अब मैं लिख रहा हूँ 5.13 है तो यहाँ पर लिख देंगे 5.13। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है 510.03। अब देखिए दशमलव यहाँ पर, तो 510 लिखने के लिए इस प्रकार से आप लिखिए 03। ठीक है, दशमलव के बराबर होना चाहिए, बाकी सभी संख्याओं को इधर उधर छीड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर दशमलव देकर 2 0 दीजिए, फिर उसके बाद 2 0 फिर 1, उसके बाद 5 लिखिए। ठीक, उसके बाद क्या है 2 0, उसके बाद 3 लिख दीजिए। ठीक, आगे क्या लिखा है यहाँ तक तो हो गया। अब बारी इसकी है, फिर इस दशमलव दीजिए, फिर 1 लिखिए, फिर इसको 0 इसको 0 इसको 0, फिर 5 लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या है 1 2 3 0, फिर उसके बाद इसे। अब क्या करना है, हमको प्रत्येक को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़िए। अब सिंपल सा बात है, जैसे आपको जोड़ आता है सिंपल सा जोड़ देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है 0, यहाँ पर कुछ नहीं 0 0, दशमलव के पीछे कितना भी 0 लगा सकते हैं, अंक के आगे कितना भी 0 लगा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आ गया 3, इसको जोड़ेंगे तो आ गया 3, फिर इसको जोड़ेंगे तो यह इसके बराबर में है, तो यह 3 3 क्या हो गया 6, और इसको जोड़ देंगे तो क्या आ गया 1। समझ में आया, दशमलव के पीछे 4 अंक थे, हमने 4 अंक को जोड़ लिया। अब बारी है 5 और 1 क्या हो गया 6, 1 फिर 5 और 1 6, फिर यहाँ पर आ गया 5, फिर आ गया यहाँ पर 5। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको कोई समस्या नहीं है, जो पूछा था जोड़ने के लिए हमने क्या कर दिया, इसे जोड़ लिया।
समझ में? यह सिंपल सा साधारण सा जोड़ है। इसी प्रकार से आप लोग अलग कभी भी कितने भी बड़ा से बड़ा है, छोटा छोटा है, अब इसी प्रकार से जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है। देखिए याद रहे कि जब बोले बड़ी से बड़ी संख्या, जब बड़ी से बड़ी संख्या बोले तुरंत आप बोलिएगा कि इसका मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, बात समझ में? जब आपको बड़ी से बड़ी बोलेगा तो आप तुरंत कहिएगा इसका मौसा ज्ञात करना है। जब बोलेगा कि छोटी से छोटी, तब आप कहिएगा कि इसका क्या ज्ञात करना है? लौसा ज्ञात करना है। ठीक है, मौसा का मतलब क्या होता है? मौसा का मतलब होता है कि जो मिला है उसी को लिखिएगा और बाकी जो नहीं मिला है उसको छोड़ दीजिए। और लौसा का मतलब यह है कि जो मिला उसको तो लीजिए और जो न मिला उसको भी ले लीजिए, मतलब सबको लपेट दीजिए। जो मिले तो भी, जो न मिले उसे भी, सबको क्या कर दीजिए? लस मतलब लपेट दीजिए। लघुत्तम समापवर्तक होता है, आप उसका मतलब कि लस मतलब सबको लपेट दीजिए, सबको लिख दीजिए, चाहे वो मिले या ना मिले। चलिए इस प्रश्न को की तरफ चलते हैं। कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए क्या है जिससे वह संख्या इतनी है। पहले वो बड़ी से बड़ी संख्या कितना है? कह रहा कि इसको इतना से क्या किया है? भाग देने पर वह शेषफल कितना बच गया है? इतना बच गया है। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं कि वह संख्या लिख लेते हैं। संख्या क्या दिया है? 49, 59 और 109। ये क्या है? संख्या है। समझ में कि नहीं? अब इसका क्या करना है? सबसे पहला काम करते हैं कि जो भाग देने पर शेषफल है उसको घटा देते हैं ताकि पूरा भाग हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि शेषफल को घटाने पर, शेषफल को जब घटाएंगे तो क्या पाएंगे? शेषफल कितना था? 49 में से 1 घटा देंगे, कितना आ गया? 48 आ गया। अब 59 में से हमको क्या घटाना है? हमने तो 1 घटा दिया, बारी है 3 की, तो अब यहाँ पर हमने 3 को घटाना है। तो 59 में से 3 घटेगा तो 56 बचेगा। फिर आगे वाला क्या है? 109 माइनस क्या है? 5 को घटाना है। किसको? 5 को। तो ये भी यहाँ पर लिखेंगे 5 बराबर क्या आया? 104। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ तक हमने किया। उसके बाद क्या करना है? इसका इन संख्याओं का क्या करते हैं? इन संख्याओं का क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? वह गुणनखंड जिसको दोबारा खंडित न किया जा सके। अभाज्य गुणनखंड है, उसको दोबारा विभाजित करके खंडित नहीं किया जा सकता, उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। समझ में कि नहीं? अब ये क्या है? अब सबसे पहला कार्य जो अंक हमको प्राप्त हुए उन अंकों को कि यहाँ पर हम पहले निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले हम इस संख्या को लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है? 48। तो अब 2 से काटेंगे, 2 बार में गया, 4 बार में गया, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे। ठीक, अब ये हमारा समाप्त हो गया। अब बारी है इसकी। ठीक, आगे है, अब 2 से काटेंगे, 2 बार में गया, फिर गया 8 बार में, फिर 2 से काटें। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आए आप तुरंत आप क्या करिएगा? पूछ लीजिए। ठीक है, ये इस वाली संख्या को हमने अभाज्य गुणनखंड काट लिया, बना दिया। अब बारी है 104 की। 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 बार में, 2 से काटेंगे 1, फिर 2 बार में, फिर 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 13, फिर ये 13 किसी से नहीं कटेगा, 13 से ही कटेगा, मतलब ये पूरा कट गया। यह हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख देना क्या है कि 48 का अभाज्य गुणनखंड हमने क्या प्राप्त किया है?
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, फिर 3। फिर आगे क्या लिखना है, 56 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या है 7। फिर 104 का अभाज्य गुणनखंड हमने क्या ज्ञात किया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13। ठीक, अब हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब यह बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी से बड़ी संख्या बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मौसा लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर लिख देंगे इनका मौसा लेने पर, मौसा लेने पर हमें लसा लेने पर हमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, प्राप्त होगी। ठीक है, अगर हम इनका लसा लेंगे, मौसा ले लेंगे तब हमको प्राप्त होगा। तो मौसा बराबर यहाँ पर लिख देंगे कि मौसा बराबर जो मिल रहा है वही लिखना है ना। तो जो क्या मिल रहा है यहाँ पर, यह 2 से 2 पूरा कुल दोनों तीनों में मिल गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी मिल गया 2, इसको भी लिख लेंगे 2। फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 मिल गया, इसको भी लिख लेंगे 2। अब यहाँ पर क्या है, और ये 2 जो है और कहीं भी नहीं मिला, ये 3 ये भी नहीं मिला, ये 7 ये भी नहीं मिला, ये 13 ये भी नहीं मिला है। मतलब कि जो संख्याएं थी बस 2 जो है सब में मिला है 3 बार। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 2 दूना की क्या होता है 4, 4 दूना की क्या होता है 8। तो आप कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 है जो इतना इतना को भाग करने पर शेष फल इतना बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो भी सवाल, अगर जिस भी सवाल को हल करने में आपको समस्या होगी आप तुरंत पूछिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, ये जैसे पूछा था कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इससे भाग, ये जो संख्या है इसमें भाग देने पर 1 बचेगा, इसमें भाग देने पर 1 बचेगा, 3 बचेगा और इसमें भाग देने पर 5 बचेगा। तो वह संख्या 8 है। अगर 8 से भाग देंगे इसमें तो इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 3 बचेगा और जो है इसमें भाग देंगे तो 5 बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि पटरी तथा प्रकार की सहायता से, क्या पटरी तथा प्रकार की सहायता से क्या करिए, 90 अंश का क्या करिए, कोण की रचना कीजिए। हमको क्या करना है, 90 अंश की कोण की रचना करना है। कंडीशन यह है कि पटरी और प्रकार से ही इसको बनाना है। कैसे बनाना है? पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, यही बनाना है ना। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि पहले ए और बी एक रेखा खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? ए और बी क्या किया हमने, एक रेखा खींच लिया। यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखते भी रहिएगा साथ में, क्या कि सर्वप्रथम ए बी एक रेखा खींचें। सर्वप्रथम हमने क्या किया, ए बी एक रेखा खींच लिया। फिर आगे क्या लिखेंगे, ए को केंद्र मानकर आधा से अधिक दूरी लेकर एक क्या करें, चाप लगाएं। अब हमने क्या किया, आधा से अधिक दूरी पर लेकर हमने क्या किया, एक चाप लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। ठीक, हमने क्या किया, एक चाप लगा दिया। फिर यही काम हम दोबारा कर लेते हैं। उसी
माप पर, मतलब कि गोला प्रकार को अब छोटा बड़ा नहीं करना, उसी माप पे, जिस माप में हमने लगाया है उसी माप पर बी को केंद्र मान कर चाप लगाएं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, बी को बी केंद्र मानकर क्या किया दिया, चाप लगा दिया। तो यहाँ पर ये कट गया, यहाँ पर ये कट गया, ठीक, कट गया। अब जो कटान बिंदु है इसको हम M1 लिख देते हैं और M2 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगला काम करते, अगला कि कटान बिंदु को कटान बिंदु को मिला दें, अब काटान बिंदु को आपस में क्या कर दें, मिला दें। तो अब आपस में मिलाने के बाद अब ए और M1 पर बना कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यही नहीं, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, 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 ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप लिख देंगे पेपर में, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। टेंशन तन को नहीं लेना है, जैसे बोला है वैसे आप करते जाइएगा। जो आप यहाँ पर किए हैं यहाँ पर लिख देंगे, आपका हो गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर ध्यान पर रहे किसकी बात हो रही है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर हमको ध्यान क्या देना है, समबाहु त्रिभुज पे ध्यान देना है। त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा, जिसकी जितनी भी भुजाएं हैं वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर की हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना है कि लंबाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे कह रहा है तब इसका क्या करिए आप, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करिए आप, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको पहले से पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बराबर होता है कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। यह क्या है, समबाहु त्रिभुज का सूत्र है। समझ में आया कि नहीं आया? समबाहु त्रिभुज का यही सूत्र है और इसी सूत्र पे हम क्या कर देंगे, रख देंगे। चलिए तो भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि कोणी में 3/4। अब यह करे भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर का मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे कि 4 × 4। अब एक 4 से एक 4 कट गया, बचा क्या, 4। अब गुणा अब यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको जब गुणा करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 4 कड़ी में 3। यह क्या होगा, वर्ग मीटर। वर्ग सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ठीक है। अब यह जो हमको प्राप्त हो गया है वह क्या है, क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है समबाहु त्रिभुज का, जिसकी प्रत्येक भुजाएं कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है। उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर होगा।
समझ में आया कि नहीं आया? जिसको जहाँ पर जो भी सवाल समझ में नहीं आए आप तुरंत पूछिएगा, ठीक है। अब तक तो हमने बहुविकल्पी और अतिलघुत्री के प्रश्न को हल कर लिया है। अब बारी है 2022 के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के लघुत्री प्रश्न को हल करने की। तो चलिए हम लोग लघुत्री प्रश्न हल करते हैं। लघुत्री प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है कि आयताकार बगीचा। आयताकार क्या होता है? आयत कैसा होता है? आयत इस प्रकार का होता है। यह आयत हो गया। क्या करा है कि आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात क्रमशः 5:3 है। मतलब कि जो इनका अनुपात दिया है वह क्या दिया है? 5:3 दिया है। यह बगीचा दिखाई दे रहा है, आयताकार में था है, और इसका जो है अनुपात क्या है? 5:3 है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है? यदि आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया है? 1500 वर्ग फीट दिया है। वर्ग फीट दिया है, ठीक है, वर्ग फीट दिया है। अब एक चीज़ समझिए कि यह दिया है कितना है कि उसका क्षेत्रफल इतना दिया है और इसका अनुपात भी दे दिया है। और क्या हमसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है तो बगीचे के चारों ओर, मतलब कि ये जो बगीचा है इसके चारों तरफ यहाँ से ऐसे 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 इसके चारों तरफ हमको क्या करना है? तार लगाने हैं, और तार लगाएंगे तो उस तार का खर्च कितना आएगा यह पूछा है। और जबकि तार का मूल्य जो है 12 रुपया पर फीट जो है तार मिल रहा है, ठीक है। तार कितना मिल रहा है? तार का मूल्य कितना है? 12 रुपये पर फीट है, ठीक है। यह क्या है? तार का मूल्य है, ठीक है। तार का मूल्य, बगीचे का क्षेत्रफल हमको जो जो प्रश्न में दिया था हमको जो है हमने यहाँ पर लिख लिया है। और क्या कर रहा है? हमको पता करना है कि कितना रुपए खर्च हुआ है। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं कि लंबाई और चौड़ाई पता कर लेते हैं कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है। तो लंबाई और चौड़ाई पता करने के लिए हम यहाँ पर जो अनुपात दिया है इसी अनुपात को के हिसाब से हम लंबाई चौड़ाई जो है मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि माना आयताकार बगीचे का की लंबाई 5x है, ठीक है, 5x है, तथा चौड़ाई कितना है? 3x है, ठीक है। कितना है? 3x और 5x है, जिसमें से लंबाई कितनी है? 5x है, और चौड़ाई कितनी है? 3x है, ठीक। और हमको पहले से पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। आया समझ में कि नहीं आया? लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है? उसका क्षेत्रफल है। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से कि लंबाई गुणे चौड़ाई हमको पता हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो आयताकार का क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का मान यहाँ पर हमको पहले से दे दिया है कि इसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 1500 वर्ग फीट, ठीक है। 1500 वर्ग फीट हमने क्या किया है? इसका क्षेत्रफल है। और लंबाई कितना है? लंबाई है 5x, गुणे चौड़ाई कितना है? 3x है,
ठीक है। अब यहाँ से हमको यक्स का मान पता हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो कहाँ है पाएंगे, आगे जब गुणा करेंगे तो पाएंगे कि 1500 बराबर 5×15 यक्स क्या होगा, यक्स स्क्वायर। ठीक, अब यह जो है इसके साथ है, अब यह जो इसके साथ है सटा हुआ है तो मतलब गुणा का चिन्ह है। जब गुणा का चिन्ह जब इधर आता है तो भाग बन जाता है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यक्स स्क्वायर, ठीक है, यक्स स्क्वायर बराबर 1500/15, 15 से 15 कट गया, बचा का यक्स स्क्वायर बराबर 100। अब यहाँ पर हमको यक्स का मान ज्ञात करना है, इसलिए जो यहाँ से ये यक्स को हटा देंगे तो यह कौड़ी में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बराबर में क्या लिखेंगे कि यक्स बराबर कौड़ी में कितना 100। अब देखिए जब कौड़ी हटेगी तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर यक्स का मान आ गया कितना 10। समझ में आया? अब इतना आ गया, तब हम यहाँ पर इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तब जब यक्स का मान 10 हो गया तब लंबाई कितनी है, लंबाई 5 यक्स है, ठीक है, 5 यक्स है, अर्थात हम इस प्रकार से लिखते थे कि 5 × 10 है। तब हम पाएंगे कि लंबाई कितना है 50 हो गया। लंबाई कितनी है 50 फीट है। अब यहीं पे चौड़ाई देख लेंगे, ठीक है, चौड़ाई कितनी है 3 यक्स है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 × 50 बराबर क्या आ गया 5×3, अरे 50 नहीं है 10 ना है, यक्स समान 10, तो 3 × 1 3 मतलब 30। समझ में आया कि नहीं आया? अब हमको उस जो यह आयत है उस आयत की जो लंबाई हमको पता चल गई है, वो लंबाई कितना है, वह 50 है और चौड़ाई कितनी है 30 है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे क्या बोला है कि इसका जो है परिधि क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ से घेरना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, परिधि पता करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर क्या होता है 2 गुणे लिखेंगे 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है, यह क्या है, सूत्र है किसका, परिधि का। समझ में आ रहा है ना? परिधि का क्या है, सूत्र है। अब हमको क्या हो गया, पता हो गया परिधि का सूत्र यह है। परिधि मतलब चारों तरफ से घेरना है। तो अब यहाँ पर हमको लंबाई पता ही है, चौड़ाई पता ही है। अब यहाँ पर मान रख देते हैं। ठीक है, जब मान रखेंगे तो क्या पाएंगे कि 2 गुणे 2 कोष्टक में लंबाई कितना है 50, चौड़ाई कितना है 30। अब जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया 80 एक कोष्टक हट गया तो गुणा का चिन्ह। अब कितना आ गया 160। मतलब परिधि कितनी पता हो गई, परिधि बराबर क्या पता हो गया, परिधि बराबर 160 आ गया। मतलब कि जो आयताकार बगीचा है उसको घेरने के लिए हमको कितना 160 फीट का तार लगेगा। कितना का तार लगेगा, 160 फीट का तार लगेगा। तो चलिए अब हमको क्या करते हैं, 1 फीट जबकि हमको पता है कि जो है 1 फीट तार खरीदेंगे तो 12 रुपया लगेगा, तब हमको कितना फीट तार खरीदना है, 160 फीट तार खरीदना है। तो चलिए तब यहाँ पे लिखेंगे कि तार का मूल्य कितना है 12 रुपया पर फीट है। तो कितना यहाँ पर 160 फीट है। तो अब गुणा करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 12 0 यहाँ 0, 12 6 72। ठीक है, 12 एकम 12, 12 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 19। यह क्या है, रुपए है। मतलब कि इस आयताकार बगीचे को घेरने के लिए हमको 1920 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। सवाल समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? आया?
जिसको सवाल जहाँ से आपको समझ में नहीं आए आप तुरंत हमसे पूछिए और हम आपको तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार से उसको हल किया जा सकता है। देखिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 भुजाओं से बंद आकृति या बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने बताया कि क्या त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। कह रहे कि भुजाओं एवं कोणों के आधार पर भुजाओं के नाम का संक्षिप्त वर्णन करिए। मतलब कि त्रिभुज का जो कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, इनका हमको क्या करना है, भुजा के आधार पर और क्या है, कोण के आधार पर इनको क्या करिए, वर्गीकरण करिए और चित्रण करते हुए हमको क्या करिए, समझाइए। हमने जैसे प्रश्न पूछा था कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज 3 भुजाओं के बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति को, 3 भुजाओं के बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये बंद आकृति हो गई ना, इसी को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। समझ में आ कि नहीं? अगला है, कह रहा है कि भुजा एवं कोण के आधार पर भुजाओं के नाम लिखिए और उसका संक्षिप्त वर्णन करिए। तो भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण करना है। तो पहली बात है कि भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी सारी भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। उसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं और तीसरी भुजा कम या बड़ी, ज़्यादा छोटी हो सकती हैं या तो बड़ी हो सकती हैं, लेकिन 2 भुजाएं क्या होती हैं, ये मान लीजिए कि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, यहाँ पर ये 5 होगा, यह 5 होगा, लेकिन ये नीचे वाला 3 होगा या 6 होगा, लेकिन 5 नहीं होगा। आगे बोल रहा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी तीनों भुजाएं क्या है, असमान होती हैं। मतलब कि कोई 1 होगा तो कोई 2 होगा तो कोई 3 होगा, प्रत्येक भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। समझ में? आगे बोला है कि कोण के आधार पर बांटिए। तो कोण के आधार पर हम बांटेंगे, तो कोण के आधार पर भी बांटेंगे तो इनके 3 भाग होते हैं। 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। एक न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण होता है जिनके बीच का बना कोण कैसा होता है, 90 अंश से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, 90 अंश से क्या होता है, कम होता है। यह क्या है, 90 अंश से क्या होता है, कम होगा। जो थीटा का मान यहाँ पर होगा वो 90 अंश से कम होगा। समझ में कि नहीं? और क्या है, समकोण, जिसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, समकोण होंगी, 90 अंश की होंगी। अधिक कोण, जिसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, 180 अंश की होंगी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि 180 अंश से, मतलब कि 180 अंश की नहीं, मतलब कि 90 से अधिक होंगी। ठीक है, 90 से अधिक होंगी। समझ में आया ना? थीटा का मान यहाँ पर 90 से अधिक होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार 90 से वही बात हो गई। थीटा बराबर 90 अंश से अधिक। समझ में आया? समझ में? एक बार आप लोगों को फिर से मैं बता दूं कि ये 3 बंद आकृति को, 3 भुजाओं के बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के भुजा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर कोण के आधार पर बांटा गया है। तो ये न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण वह कोण होता है जिनका कोण जो है 90 अंश से छोटा रहता है। समकोण वह कोण होता है जिनका प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होता है। अधिक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 अंश से अधिक होता है। समझ में आया कि नहीं है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या आया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, उस अगले प्रश्न को देखते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है कि रचित अपनी मासिक आय का, मतलब कि महीने का आय का जो वो कमाता है, एक महीने में जितना रुपये कमाता है उसमें से 80% वो रुपये का क्या कर देता है, खर्च कर देता है। पर
महीने में वो उसका जो है करके वह 120 रुपये मासिक बचाता है। ठीक है, तो उसकी वार्षिक आय या खर्च ज्ञात करिए। उसकी मासिक आय भी वार्षिक आय भी बताना है कि उसके कितना कमाया, ठीक है, और कितना खर्च किया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। पहले कह रहा है कि रचित की मासिक आय कितना है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना कि रचित की मासिक आय X रुपये है। मतलब कि वह महीने में क्या करता है, X रुपये क्या कर लेता है, कमा लेता है। तो X रुपये का 80% वो खर्च करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मासिक खर्च कितना होगा भाई? मासिक खर्च होगा X का 80% वो क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। तो इससे यह कट गया, 2 से कटा 4 बार में, यह कटा 5 बार में। मतलब कि उसका मासिक खर्च कितना है, 4/5 X रुपये क्या है, उसका मासिक खर्च है। ठीक, तो बचा कितना रहा है? अब यहाँ पर लिखेंगे कि मासिक बचत कितना है, 80% तो खर्च कर दे रहा है, तो 20% तो बच रहा है ना उसका। तो यहाँ पर लिखेंगे 20% बटे क्या, 100। अब कह रहा है कि जो बच रहा है वह 120 रुपये क्या है, वो बचा ले रहा है। तो 120 रुपये कर लीजिए, इसके बराबर 120 होगा। अब क्या करिए, काट लीजिए, 5 चौक को 20। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स तो यही रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या आ गया, अब ये इसका गुणा है, तो 12 पचे क्या होता है, 60 होता है, और ये 0 पहले ही से था। मतलब कि यक्स का मान हमको प्राप्त हो गया। यक्स का मान कितना है, 60 है। तो यहाँ पर हमको मासिक आय भी जो है यहाँ पर पता चल जाएगी और उसका खर्च भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसकी अब यहाँ पर क्या है, यक्स का मान जो है, यक्स का मान कितना है, 600 रुपये। मतलब वो कितना कमा रहा है, 600 रुपये जो है कमा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान निकाल लेते हैं कि इसका जो है मासिक खर्च कितना है। ठीक है, तो मासिक खर्च 4/5 गुणे यक्स की जगह पे क्या है, 600 है। अब काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 0 यहीं पे आ गया। ठीक है, 120 आ गया। कितना आया, 120 आ गया। अब ये 120 का गुणा इसमें कर देंगे, तो यहाँ पर आगे आया कि 4 गुणे 12, तो 12 चौक 48 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 480 रुपये क्या कर देता है, वह खर्च कर देता है। ठीक है, बात समझ में आ? तो यह बोला है कि उसकी मासिक, पहले आपको वार्षिक आय बताना है। आय मतलब उसकी जो है साल भर में वो कितना रुपये कमा रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि वार्षिक आय, वार्षिक आय बराबर क्या होगा, वार्षिक मतलब कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 गुणे कितना कमा रहा है, 600 रुपया कमा रहा है। तो अब यहाँ पर 12 छक 72, मतलब कि वह साल भर में कितना कमा रहा है, उसकी साल भर की आय कितना रुपये है, 7,200 रुपये वो कमा रहा है। खर्च कितना कर रहा है, यहाँ पर लिखेंगे वार्षिक खर्च। वार्षिक खर्च 12 महीना खर्च करेगा क्या रुपये की दर से, 480 रुपये की दर से। अब कर लेते हैं, अब कितना होगा, 12
यहाँ पर मैं गुणा कर लेता हूँ। 480 12 0 फिर 8 फिर उसके बाद 8 1 9 फिर इसके बाद इसको उतार देंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए जहाँ पर आपको समझ में नहीं आए आप तुरंत पूछिएगा। ठीक है, उसका जो है साल भर का खर्च कितना हो गया, इतना रुपये वो क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। तो हमें उसका वार्षिक जो है क्या करना है, आय बताना था। हमने वार्षिक आय बता दिया कि उसकी वार्षिक आय कितनी है, 7,200 रुपये है। वो पूछा है कि खर्च बताइए कितना है, तो खर्च कितना है, 5,760 रुपये उसका वार्षिक खर्च है। समझ में कि नहीं है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार का आया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न पढ़ते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं कि अगले प्रश्न में क्या दिया है। कह रहा है कि रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। जो रमेश का बगीचा है उसमें विभिन्न प्रकार के क्या है, फूल लगाए गए हैं। जो नीचे दी गई साड़ी में फूलों की जो है संख्या दी गई है, जो फूल के नाम और फूल की संख्या दी गई है। इसको कह रहा है, इनको क्या करिएगा, पिक्टोग्राफ में, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ द्वारा क्या करिए, प्रदर्शित करिए। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करने के लिए हम सबसे पहले इस चार्ट को बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या है, फूलों के नाम, फूलों के नाम। यहाँ पर लिखेंगे फूलों की संख्या। ठीक, फिर 35। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है, कि हमको जो पिक्टोग्राफ के लिए जो संकेत बनाए हैं, जो संकेत बनाए हैं वो फूलों का जो संकेत कैसा होगा, उनके लिए एक चिन्ह बना लेंगे। कैसे कि एक फूल इस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, और इसका इसके इस चिन्ह के बराबर क्या है, 5। ठीक है, 5 फूलों की संख्या होगा। ठीक है, 5 फूलों की संख्या, अगर एक ठे फूल ऐसा बना दिए तो वह 5 फूलों की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, तब अब यहाँ पर कितने फूल लगेंगे, कितने लगेंगे, यहाँ पर भाग कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 है ना, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 बार, तो हमको यहाँ पर कितने फूल बनाने पड़ेंगे, 5 फूल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बना लेंगे 5 फूल ऐसे ऐसे करके। ठीक है, बात समझ में आया ना, इस तरह हमको 5 फूल बना लेने हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 फूल बनाने हैं, क्योंकि ये 10 है तो 2 फूल बना लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 15 है तो 3 फूल बना दीजिएगा। फिर यहाँ 45 है तो 9 फूल बनाने हैं। ठीक है, कितना हुआ, 4 5 6 7, फिर ये 8, फिर ये 9। ठीक, 9 पेड़। अब यहाँ पर 7 35 है तो 7 को बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमने इस प्रकार के फूल बनाकर इसको जो है पिक्टोग्राफ में पूछा था, हमने पिक्टोग्राफ में इसको प्रदर्शित कर दिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और उसको समझने का प्रयास करते हैं।
इसमें कुछ नहीं करना था, इसको प्रदर्शित करना है पिक्टोग्राफ में। पिक्टोग्राफ का अर्थ यही होता है कि उसको जो है हमको चित्र के द्वारा हमको प्रदर्शित करना है, चित्र बनाकर उसको क्या करिएगा, समझाना है, बताना है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि मैंने एक ही फूल के जो है नाम को लिया है और एक ही फूल बना दिया है। आपका मन करेगा तो आप अलग अलग प्रकार के फूल का नाम लिखेंगे और उसके लिए अलग संकेत बनाएंगे, और जो है अलग संकेत बना के, जैसे यहाँ पर मैं एक ही संकेत पे किया हूँ, ठीक है, अलग अलग संकेत बनाकर आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक वृत्त है, वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त की परिधि 22 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पहली बात हम किसकी बात हो रही है? यह वृत्त की बात हो रही है, वृत्त की बात हो रही है। वृत्त की परिधि परिधि अब एक बात बताइए, वृत्त की जो परिधि बराबर क्या होता है? 2πr होता है, ठीक है। अगला बात पूछ रहा है कि वृत्त का क्या करिए, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। यह सूत्र है और इसी सूत्र से हमको क्या करना है, ज्ञात कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं है? सबसे पहले हमको अगर त्रिज्या पता होगी, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या के बिना हमको क्षेत्रफल ज्ञात नहीं होगा, और हम सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परिधि बराबर क्या दिया है? परिधि बराबर दिया है 22 मीटर दिया है, ठीक है। 22 मीटर परिधि दिया है, ठीक है। कितना दिया है? 22 मीटर दिया है। अब क्या करते हैं, परिधि का सूत्र लिख लेते हैं। तो परिधि बराबर क्या होगा? 2πr, ठीक। अब परिधि का सूत्र हमको पहले ही से पता है कितना है। अब ये परिधि बराबर हमने 2πr लिख दिया, ठीक। अब इसके बराबर में क्या है? 22 है, ठीक है। यह 22 मीटर है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, यह इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ से हमको क्या है, इसका मान क्या है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 × 22/7 × r बराबर 22 है। अब एक बात देखिए ध्यान से, इस 22 से हम इस 22 को काट देंगे। ऐसा करते हैं कि बदल देते हैं ताकि कोई समस्या न रहे, ठीक है। यह क्या है, गुणा का चिन्ह, तो गुणा जाएगा तो भाग हो जाएगा यहाँ पर। तो r बराबर क्या लिखेंगे कि 22/2, ठीक। फिर यह क्या है, गुणा है, ऊपर वाला गुणा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, यह 7 भाग है तो जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करते हैं, इस 22 से इस 22 को काट देते हैं, 7 को काट देते हैं इससे। तो r बराबर क्या प्राप्त हो गया, 7/2 प्राप्त हो गया। किसकी? त्रिज्या हमको प्राप्त हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? और अब बारी है किसका, क्षेत्रफल ज्ञात करने का। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr² होता है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, ठीक। अब r का मान हमने पहले से पता कर लिया है, कितना है, 7/2। ये 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए हमको 2 बार लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब समझ में आया यहाँ तक? अब काटना है तो काट दीजिए। इससे यह कट गया, इससे यह कट गया 11 बार में। समझ में आया ना? अब इसका गुणा करेंगे इसमें, तो कितना हो गया, 77/11 से 77 ये पूरा कट गया, नीचे का, ऊपर का भी इतना कट गया था, यह बचा क्या, 2। अब इसको काट देते हैं, कितना आएगा, 3। फिर उसके बाद इधर चल गया 8.5। यह क्या है, उसका क्षेत्रफल है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे, अतः वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 38.5 मीटर होगा, ठीक है। 38.5 मीटर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आया तुरंत आप पूछिए कि यहाँ पर सर यह सवाल नहीं समझ में आया। समझ में आया कि नहीं आया? जो भी पूछना है तुरंत पूछिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या दिया है। अगले प्रश्न में क्या दिया है कि एक कक्षा में कितने 60 विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर लिख देंगे
कि कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है? 60 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 60 है। फिर कह रहा है कि जिसमें से 50% जो है विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे पास हो गए हैं उसको कर लेते हैं क्लियर। तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या, उत्तीर्ण होने की संख्या कितनी है? 50% पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 60 गुणे 50 बट्टे 100, इससे यह कट गया, इससे यह कट गया, 6 बचे 30, मतलब कि 30 विद्यार्थी थे जो प्रथम श्रेणी में क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न कह रहा है कि 40% विद्यार्थी जो हैं द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं। तो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी में लिख देते हैं कि द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे? 40% बोला है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 60 गुणे 40 बट्टे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। इससे यह कट गया, इस जीरो से यह जीरो कट गया, 6 और 4 बचा, 6 चौको 24। 24 विद्यार्थी हैं जो द्वितीय श्रेणी में क्या हुए हैं? पास हो गए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आता है लास्ट में, कह रहा है कि जो शेष बच्चे विद्यार्थी हैं वो किस में पास हुए हैं? तृतीय श्रेणी में वो क्या है? पास हो गए हैं। तो बताइए तृतीय श्रेणी में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? तो चलिए हम तृतीय श्रेणी में पता कर लेते हैं। तो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या कितनी है? पहला काम करेंगे कि 60 गुणे, अब देखिए यहाँ पर क्या है? 50% और 40%, 90% खत्म हो गए विद्यार्थी, पहले और द्वितीय में चल गए हैं। तो बचे कितने? 10% विद्यार्थी किस में बच गए? तृतीय में। तो ये 0 से ये कट गया, ये 0 से 6 विद्यार्थी क्या है? 6 विद्यार्थी जो है तृतीय श्रेणी में क्या हुए हैं? पास हुए हैं, मतलब कि उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 6 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि a बराबर क्या है? 2 है। a बराबर क्या है? 2 है। तब इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। किसका मान? पहला क्या दिया है प्रश्न कि 5a² प्लस 4a माइनस 2। अब यहाँ पर a बराबर हमका a का मान क्या दिया है? a बराबर क्या दिया है? 2 दिया है। तो जहाँ जहाँ पर आपको a दिखाई दे वहाँ पर 2 रख देना है। तो यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दीजिए। a की जगह पे क्या रखना है? 2। फिर उसके बाद 4 है, 4 के जगह 4, उसके बाद a है, a की जगह पे क्या रखना है? 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? माइनस 2। अब इसका करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 पंजे 20 धन दूध इसका है 4 दूना के 8, यहाँ पर क्या है? माइनस 2। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 28 माइनस 2 बराबर क्या आ गया? 26। पहले का मान क्या आ गया? 26 आ गया। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? ठीक है, यहीं पे हल कर देते हैं। यह कह रहा है कि a का क्यूब धन 4b का स्क्वायर प्लस 3a का मान ज्ञात करिए। तो जबकि हमको पता है कि ये बराबर क्या है? 2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 2 का क्यूब धन 4a का स्क्वायर फिर 3 गुणे 2। अब इसका करके 2 दूनी 4, 4 दूना के 8, अरे धन 2 फिर 2 दूना के
4, इसको कर देंगे तो आ गया 6, ठीक है। इसको करेंगे तो 16, ये पहले इसको कर लेते हैं, 8 धन 16 धन 6। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हो गया, 24 में 6 जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 30 आ गया, ठीक है। तो हमारा यह प्रीवियस ईयर का जो 2023 का पेपर था वो समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग अगले पेपर को हल करने के लिए प्रयास करेंगे।